हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, बीटेक फर्स्ट ईयर फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो कम्प्लीटली प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर आईसीआर पर होने वाली है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर कर सकेगी। एंड ये जो वीडियो होने वाली है आज कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस पर होगी कि किस तरह से मैंने अपने टाइम में प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाई थी, उसी के हिसाब से मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। एंड मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक हेल्प मिल सके। और फिर बाकी आप अपने तरीके से भी इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर सके। एंड तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता ही दिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो अगर मैं थोड़ी सी बात अपने बारे में बताऊं तो मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो में शेयर किया है कि मैं एक्चुअली में आईसीआर का ही एस्पिरेंट नहीं था। एक्चुअली में मैं जेई के लिए ड्रॉप लिया था, बट मेरा जेई में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण मैं आईसीआर में स्विच किया और उसके बाद मैंने आईसीआर से एनडीआरआई करनाल कॉलेज पाया। तो ठीक ठाक है, मैं आज खुश हूँ कि मुझे जो कॉलेज जेई से भी मुझे बेटर लगा। मतलब हाँ, थोड़ी एक अलग डिग्री है तो बेटर है। एनडीआरआई करनाल काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हो तो इसको टारगेट कर सकते हो, मेरा एक सजेशन है। काफ़ी बेटर कॉलेज है। एंड आपको रैंक के बारे में तो पता ही होगा कि इसकी रैंक फर्स्ट रैंक है आईसीआर की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, तो आप इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो मैं बता दूं कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कोई भी न्यूज़ एनटीए ने नहीं दी है। एंड अगर हम मान के चलते हैं तो आपका पेपर फाइनली अगस्त या सितंबर में होगा, क्योंकि नीट का आपका 1 अगस्त को है, तो 15-20 दिन बाद होगा नीट के। तो आप मान सकते हैं कि आपका आईसीआर का जो एग्ज़ाम होगा वो या तो लास्ट अगस्त या स्टार्टिंग ऑफ सितंबर। तो इतना आप मान के चलोगे, इतने ही टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा। क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम जो पिछली बार हुआ था पोस्टपोन के बाद भी हमारा समथिंग आधे सितंबर में हुआ था। मतलब मेरा 22 सितंबर को तो था, मतलब पेपर शुरुआत हो गए थे 16 सितंबर से। तो आप मान के चल सकते हो कि आपका स्टार्टिंग सितंबर से पेपर होने के चांसेस हैं। तो आप वहाँ तक टारगेट कर सकते हो कि अगर हम अप्रॉक्स डेज माने कि आपके पास कितने टाइम होगा, तो हम मान के चलेंगे कि आगे आपके पास टोटल 100 दिन है। आपको 100 दिन में अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी है, उसके हिसाब से कि आप किस तरह से बेटर परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं शुरुआत करूँगा मतलब स्टेप वाइज। तो आप कोशिश कीजिएगा कि या तो नोट कर लें, तो क्योंकि चीज़ें फिर आपको रैंडम ना लगें अगर आप डायरेक्ट नोट करते जाओ, क्योंकि मैं भी अपने नोट्स बना के खुद आया हूँ। तो आई होप कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चीज़ें क्लियर करते जाऊँ। अगर आप लिख सकते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, तो उसी के हिसाब से मैं बताऊंगा। अगर शुरुआत करें हम, तो हमारे आईसीआर में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक फ्रेशर और एक ड्रॉपर। फ्रेशर वो होंगे जिन्होंने आईसीआर का अभी तक पेपर नहीं दिया है, पहली बार पेपर देंगे, और उनके साथ साथ वो बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेशर के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा बर्डन होगा। यहाँ ड्रॉपर्स की तरफ देखें तो ड्रॉपर्स पहले आईसीआर का एग्ज़ाम दे चुके हैं एंड उनको पता है कि आपका पैटर्न क्या होने वाला है, तो इनको थोड़ी कहीं ना कहीं कम प्रेशर होगा। तो लेकिन ये लोग ड्रॉपर हैं तो कहीं ना कहीं ड्रॉप ईयर का भी इनके ऊपर प्रेशर है। तो दोनों आप कहीं ना कहीं एक सेम कंडीशन में हो। आप अब फ्रेशर के पास एक ऑप्शन रहता है कि बाय चांस अगर वो इस बार अच्छा नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं ड्रॉप ले लेगा, पर ड्रॉपर के पास ये ऑप्शन नहीं रहता है ज़्यादातर चांसेस में। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग बेटर कर सको इसी ईयर में, तो आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर मैं शुरुआत करूं ऐसे, मतलब कि बाय चांस अगर अभी तक आपने क्या किया, हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करें और मान लें कि अभी से हम शुरुआत करते हैं आईसीआर की प्रिपरेशन की। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि मोस्टली जो जेई के स्टूडेंट और नीट के स्टूडेंट होते हैं वही आईसीआर का एग्ज़ाम देते हैं, और अगर उनका यहाँ रिजल्ट सही नहीं आता तो वो आईसीआर के कॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से पढ़ाई करते हैं अपनी। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो अभी इस वीडियो को देखने के साथ साथ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जेई की ही तैयारी कीजिए। और अगर आपका जेई में बेटर रिजल्ट नहीं आता है, देन उसके बाद आपको आईसीआर के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, और जो भी तैयारी आप जेई में कर रहे होंगे वही सेम आपके आईसीआर में
केवल होगी, बाकी आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ सेम नीट के लिए है कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी भी आप नीट की ही प्रिपरेशन कीजिए। बाई चांस अगर आपका नीट में रिजल्ट सही नहीं आता है, आपको चांसेस लगते हैं कि हमारा नीट में नहीं हो पाएगा, देन आप ICAR पर स्विच कीजिए और उसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। और फिर कहीं ना कहीं आपको नीट और JEE के बीच में ICAR को जो गैप मिलेगा, कहीं ना कहीं 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 1 महीने का टाइम एक JEE और नीट के लिए वाले स्टूडेंट्स के लिए इनफ है ICAR की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपको 1 महीने में क्या करना है कि ICAR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं, उनको सॉल्व करना है, एंड दैट्स ऑल, यही होता। क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसे हुआ था, जब मेरा JEE का एग्ज़ाम हुआ था तो मुझे उसी टाइम रियलाइज़ हो गया था कि शायद उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो मैंने क्या किया कि कहीं ना कहीं से यहाँ वहाँ से ICAR के प्रीवियस ईयर का पेपर उठाए और उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया। देन उसके हिसाब से अपन समझ सकते हैं कि इसका लेवल कहाँ तक जाएगा, एंड उसके हिसाब से रिवीजन कर लीजिए। और मैं आगे बताऊँगा कि मतलब रिवीजन करने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि भैया हमें बुक्स कौन सी प्रेफर करनी चाहिए ICAR के लिए। अभी तो आप JEE और नीट वाले बंदे जो हैं वो इन्हीं की प्रिपरेशन कीजिए, आपको ऐसे अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है ICAR के लिए। बाकी अगर जो फोकस कर रहा हो सिर्फ ICAR पर, उसके लिए मैं बता दूं कि आप सिर्फ NCERT की बुक पर ही फोकस कीजिए। आपको यहाँ वहाँ से कोई किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो ID शर्मा उठा लिया, RS अग्रवाल उठा लिया, कोई भी अलग SC वर्मा, नहीं, इन सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ NCERT से ही अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हो। तो यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है किसी दूसरी बुक्स पर। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप दूसरी बुक्स से पढ़ते हो तो एक तो बुक्स होती हैं काफ़ी लंबी चौड़ी मोटी, तो आप में भी अगर कवर भी कर सको तो एक बार ही कंप्लीट कर पाओगे उन सारी बुक्स को, वो भी आपकी कंप्लीट ईयर में। बट आपके पास उतना टाइम नहीं है। अगर आप अभी भी शुरुआत करना चाहो तो सबसे बेस्ट है अपनी NCERT कंप्लीट करो, एंड ICAR के लिए आपकी NCERT बुक्स इनफ है। आप किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से भी पूछोगे तो वो कहेंगे कि आप NCERT ही प्रेफर करो, बाकी किसी भी बुक के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी काफ़ी सही है, आप मत भागो दूसरी बुक्स के पीछे, तो ही बेटर है। क्योंकि शायद अपना ICAR जो है वो मेन फोकस करता है NCERT पर। जब आपको पता है कि NCERT से क्वेश्चन आने हैं तो आप दूसरी बुक्स क्यों यूज़ कर रहे हो। और अगर आप कर रहे होगे तो आप, अगर कोई करा होगा, मतलब आपको नोन है पर्सन, तो आप उससे पूछ सकते हो कि क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ, तो वो कहेगा नहीं, ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। तो यही है सबसे अच्छा कि पहले से ही पता हो, मत करो आप दूसरी बुक से, सिर्फ NCERT पर फोकस करो, एंड दैट्स ऑल, सिर्फ NCERT। बाकी अगर हम दूसरी बात करें, हमने बुक तय कर लें कि भाई हमारी NCERT बुक ही हमें पढ़नी है। उसके बाद हमें ICAR का सिलेबस पता होना चाहिए कि ICAR में सिलेबस क्या क्या आता है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मतलब कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया हो फिर भी आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, ये है। तो आप सिलेबस, मतलब हर कोई सजेशन देता कि क्या कीजिए, आप सिलेबस अपना लिख के रख लीजिए। सिलेबस मतलब सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर के नाम, जैसे फिजिक्स में आपके 25 चैप्टर हैं तो 25 चैप्टर के एक एक नाम इसमें लिख लिए। फिर केमिस्ट्री का कॉलम बनाइए, उसमें सारे चैप्टर नाम लिख लिए। और बाकी मैथ का कॉलम बनाइए, उसमें सारे चैप्टर के नाम लिखिए, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, उस तरह से आप सारे चैप्टर्स के नाम लिखिए ताकि आपको पता हो कि हमारा सिलेबस सही है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपका सिलेबस कंप्लीट 11th और 12th की NCERT के चैप्टर हैं, वही आपका ICAR का सिलेबस है। उस तरीके से आप सारे चैप्टर्स के नाम लिख लीजिए, फिर उसमें टिक कीजिए कि आपको सबसे अच्छे चैप्टर कौन कौन से हैं, सिंपल जो हैं उनको टिक कर लीजिए, और वही सबसे पहले आपको करने हैं। अब कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया क्या हमें चैप्टर छोड़ने चाहिए। कोई भी चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है, बाकी मैं डिस्कस करूँगा आगे। तो सबसे पहला स्टेप मैंने बता दिया कि आप सारे चैप्टर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको टिक करने हैं जो सबसे सिंपल चैप्टर लग रहे हो। आपने टिक कर लिए, जैसे फिजिक्स में 25 चैप्टर मान के चलते हैं तो आपने 20 चैप्टर टिक कर लिए कि ये मैं चैप्टर करूँगा। यहाँ केमिस्ट्री में आपके 30 चैप्टर हैं, आपने 25 कर लिए। यहाँ मैथ में आपके 20 चैप्टर तो मान सकते हैं, 20 चैप्टर हैं, आपने 15 टिक कर लिए कि हम इतने चैप्टर करेंगे ही करेंगे। बाकी आपके 5 चैप्टर जो हैं, जो आपको टफ लगते हैं, आप करना नहीं चाहते हैं, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप इनका सिर्फ बेसिक्स करके चले जाइए, काफ़ी है। मतलब कम से कम आपको उस चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा चैप्टर छोड़कर ही चले गए, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, नहीं। क्योंकि ICAR का जो लेवल है इतना टफ नहीं है, आपको लेवल ठीक ठाक देखने को मिलेगा। आप अगर उसका थोड़ी बहुत भी नॉलेज लेकर जाते हो तो वो आपको पेपर में काम आ सकता, उससे भी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पेपर का लेवल इतना टफ नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो कि कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। मतलब कोशिश करनी है आप कंप्लीट सिलेबस करो, मतलब कैसे भी करो लेकिन करो। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप ऊपर ऊपर से भी चैप्टर कर सकते हो, वो भी आपके लिए काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि ICAR बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछता, नहीं, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछता है। आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए, बाकी फिर हो ही जाता। इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं पेपर, मैंने देखा है पेपर सिंपल ही आता है। आप नहीं मान सकते कि पेपर टफ आता है, आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। उसके बाद मैं बात करूं कि जैसे अगर आप चलो चैप्टर लिख लिए, अगर आप क्या करना आपको कि अब आप कंप्लीट सिलेबस करने बैठ गए, मतलब अब आप सिलेबस शुरू कर रहे हो आज से, माना कि आप आज से ही शुरू करोगे, ठीक है। तो आप फिजिक्स में कोई एक चैप्टर उठाया, मान लिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने फिजिक्स में उठाया, केमिस्ट्री में कोई भी एक चैप्टर उठाया, जैसे सॉल्यूशन हुआ आपने केमिस्ट्री में उठाया, और मैथ में कोई भी मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री मैथ में ली। तो अब आपको क्या करना कि आप थ्योरी पढ़ोगे। सबसे पहले तो यही है कि थ्योरी पढ़ोगे आप सारे, यहाँ फिजिक्स में थ्योरी पढ़ो, केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ो, मैथ में थ्योरी पढ़ो। आपको चैप्टर की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक पेज लेकर बैठो, और थ्योरी में जो मेन पॉइंट हो, आपको कहानी नहीं लिखनी, मेन पॉइंट, मतलब कि हाँ एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं इसमें लिख लेता हूँ, और पॉइंट वाइज लिखकर आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यूँ समझ लो किसी भी एग्जाम में रामबाण की तरह यूज़ होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। किसी दूसरे के शॉर्ट नोट्स आपको यूज़ नहीं करने, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। और जब कंप्लीट कर रहे हो सिलेबस, कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, उसके साथ साथ एक पेज लेकर बैठो और उसमें शॉर्ट नोट्स लिखो अपने, क्योंकि वो ही लास्ट टाइम में काम आएंगे। अभी आपको लग रहा होगा क्या है मेहनतबाजी का काम करवा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत काम आएंगे आपके लास्ट टाइम में। फिर आपको समझ में आएगा कि अरे वाह मैंने बहुत सही किया। तो जब आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे तो थ्योरी के साथ साथ आप उसके नोट्स बनाएंगे। यही तरीका होगा आपका चैप्टर कंप्लीट करने का। इस तरीके से आप चैप्टर कंप्लीट करोगे, मतलब पूरी थ्योरी पढ़ोगे। अब थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, NCERT से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। कोशिश करो कि कम टाइम में बेहतर कर सको। यूट्यूब पे आपको बहुत अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएंगे जो सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा रखे हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ से पढ़ के नोट्स बना लो। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, मतलब एक चैप्टर को आपको 2 पेज में लिखना ही ख़त्म करना है। 2 पेज में, 2 पेज से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करने हैं। 2 पेज मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, इस तरीके से 2 पेज। और कोशिश करो कि कम से कम पेज में आप उस चैप्टर को कर सको। एक पेज में भी आपका चैप्टर ख़त्म हो सकता है अगर चैप्टर सिंपल सा है तो। इस तरीके से आप सारे चैप्टर करोगे, मतलब फिजिक्स में जितने चैप्टर हैं वो सारे करोगे। उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे पास तो टाइम है, नहीं, टाइम है आपके पास, काफ़ी टाइम है, आप कर सकते हो। आपको सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं किसी भी हालत में। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसका सबसे बड़ा की पॉइंट मैं कहूँगा मेरे वीडियो का शॉर्ट नोट्स ही हैं। मैंने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैंने पेजेस में ही बनाए थे, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही मैंने किया था। तो जब आप चैप्टर कंप्लीट करोगे उसके साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाओगे। अब इस तरीके से आप यूँ मान लीजिए कि आपने एक दिन में 3 चैप्टर किए। वैसे 3 चैप्टर करना आसान नहीं है अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो, लेकिन अगर आपके सारा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, उसके बाद आप रिवीजन की तरह करोगे तो एक दिन में आप 3 चैप्टर कर सकते हो। बट बाय चांस आप अभी से शुरू ही कर रहे हो तो एक दिन में 1 चैप्टर ही कीजिए। आपके पास मान लीजिए टोटल 90 चैप्टर होंगे, तो 90 चैप्टर 90 दिन हैं आपके पास, एक दिन में आप 1 चैप्टर कर सकते हो। उस हिसाब से अगर आप करोगे तो भी आपके पास टाइम है, और अगर आप रिवीजन के हिसाब से करोगे तो भी आपके पास टाइम है। अगर आप रिवीजन करोगे तो 1 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा 3-3 चैप्टर करके। और अगर आप पहले ही बार में कर रहे हो तो आपको 90 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ डीपली पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर करने हैं। तो इस तरीके से आप रिवीजन करके, अगर रिवीजन करोगे तो महीने भर में रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ अगर पहली बार से ही पढ़ोगे तो आपको 90 दिन देने पड़ेंगे एक चैप्टर करके। और ये आपको टाइम टेबल तो बनाना है, और आपको एक दिन में मैं मिनिमम टाइम बताऊँगा 10 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हर कोई पढ़ता है यार, जब भी कोई कंपटीशन की तैयारी करता है तो मिनिमम 10-12 घंटे पढ़ता ही पढ़ता है। तो आप 8 से 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको इतना करना ही पड़ेगा। और अभी मेहनत कर लोगे तो बाद में बाकी कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा ही चीज़ें। तो इस तरीके से आपको करना है। आपका 90 डेज़ वाला है और 30 डेज़ वाला। अब जो 30 डेज़ वाला है उसको रिवीजन कैसे करना है तो मैं बताऊं कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाने हैं। अब एक्चुअल में क्या है कि ICAR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतनी आसानी से कहीं भी मिलते नहीं हैं। तो आपका जो 30 दिन वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिवीजन कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए। अब फाइनली आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत मैटर करती है। तो आपको क्या करना कि जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर हैं किसी भी, चाहे फिजिक्स के, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे मैथ के,
जिनका थ्योरेटिकल है वो आपको जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज से कंप्लीट करने हैं। अब इसमें बुक आपको चाहिए होगी वो मेंस की खरीदिए आप, क्योंकि आईसीआर के आप अगर एस्पिरेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप जेईई एग्ज़ाम तो दोगे ही दोगे, फिर रिजल्ट अच्छा आए या नहीं आए वो बाद की बात है। तो आपको यहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं जेईई के, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे। और बाकी जो 90 डेज़ वाला स्टूडेंट मतलब पहली बार से शुरू कर रहा है तो उसके बाद भी आपको 90 डेज़ के बाद 90, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको 90 दिन ही लगेंगे भाई, कम दिन में भी आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। अगर जो आपको टफ लग रहा है इस टाइम आपकी कैटेगरी में, अगर आपको कोई टफ चैप्टर लग रहा है तो उसको छोड़ सकते हो, बस कहीं ना कहीं उसके फॉर्मूला तो आप पढ़ ही सकते हो, फॉर्मूला वगैरह थोड़ी बहुत ऊपर से ही पढ़ लो, छोड़ो मत। मतलब ये है कि पूरा मत छोड़ो, कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट मत छोड़ो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप कर सकते हो, फॉर्मूला बेस ही आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आईसीआर में। तो अब आपको भी सेम, अब आप यहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कराने की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईसीआर की कहीं ना कहीं से अगर जुगाड़ होती है तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी प्रीवियस ईयर की, आप सिर्फ आईसीआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, और जो 30 डेज़ वाला स्टूडेंट है वो जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, कहीं ना कहीं ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इस तरह से आपको रिवीजन करना है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होंगे उसी से आपका रिवीजन होगा। अब फाइनली यूँ समझ लीजिए कि आपने इस तरीके से अपना पूरा काम कर लिया, अब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगा लिए, देन अब क्या, अब आपके पेपर में मान लीजिए कि कुछ 10 दिन रहते हैं, 10 दिन के पहले आपने इतना सब कुछ कर लिया। अब पेपर के पहले 10 दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी ऐसा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, तो अगर मैं वीडियो को समराइज़ करूँ इस वाली वीडियो को, तो शुरुआत आपको करनी है अपने चैप्टर वाइज के नाम से, मतलब कॉलम बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, सारे चैप्टर्स लिखिए सबसे पहले तो, क्योंकि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे इतने चैप्टर आएंगे। फिर सबसे पहले सिंपल चैप्टर छांटिए, उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो टफ चैप्टर्स के भी बेसिक्स कंप्लीट कीजिए, फार्मूलाज भी लिख लीजिए। उसके बाद हाँ, और जब कंप्लीट कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। और उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप रिवीजन करोगे। अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन होंगे, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो, और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप सिर्फ आईसीआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो। इतना आपको करना है और इतना काफ़ी है। अगर आपको आईसीआर में बेटर रिजल्ट चाहिए तो इतना काफ़ी है। और बाकी आपको कट ऑफ अपने सब्जेक्ट्स के, अपने स्ट्रीम के कट ऑफ पता होने चाहिए, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप वीडियो देखिए। कट ऑफ आपका क्या है वो डिसाइड कीजिए, और उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बनाइए कि मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए और इस यूनिवर्सिटी के लिए मुझे इतने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, तो मुझे इतना टारगेट रखना है। अपना टारगेट सेट कीजिए, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी अपने आप फॉलो होने लगती है। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो इस स्ट्रेटजी को, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड दैट्स ऑल, यही थी आज की स्ट्रेटजी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूलना, और मैं टारगेट करता हूँ आज की वीडियो के लाइक के 50+ लाइक्स आप करवा ही दोगे। आई होप कि आप ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प की होगी। एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।